सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का इजी साइंस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रीट एग्जाम में जो प्रश्न विवादित चल रहे हैं उनके ऑथेंटिक प्रूफ क्या हो सकते हैं और उनका एक सटीक आंसर क्या हो सकता है। और इसी बीच मैंने आप सभी से कहा था कि इसके अलावा भी जो भी प्रश्न हैं आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं कंटिन्यू इस चीज़ में प्रयासरत हूँ कि जो भी इसके ऑथेंटिक प्रूफ हो सकते हैं वो जुटाकर आप सभी के सामने उसको पेश कर सकूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ प्रश्न जो लास्ट टाइम कमेंट्स में आए थे उनको मैंने इंक्लूड किया है इस वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ जो अधिकतर बच्चों की मांग थी कि साइंस मैथ्स में जितने भी टीचिंग मेथड है उन सभी को एक बार अच्छे से आप समझाइए। तो इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा आप सभी को उसका एक सटीक आंसर सभी प्रश्नों का जो हो सकता है वो बता सकूं। और साथ ही साथ दोस्तों, देखिए लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी साइकोलॉजी में लगभग एक ही प्रश्न ऐसा है जो थोड़ा विवादित चल रहा है, वो निदान और उपचार वाला। और साथ ही साथ हिंदी में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं और इंग्लिश में काफ़ी प्रश्न 7-8 प्रश्न ऐसे हैं जो काफ़ी विवादित चल रहे हैं। कुछ आउट ऑफ सिलेबस है और कुछ में एक से ज़्यादा उत्तर सही हो रहे हैं। तो इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे आज साइंस मैथ्स में। तो साइंस मैथ्स में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं। और दोस्तों देखिए, आप जो भी इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की में माना जाता है, इसके अलावा आपके पास आपको लगता है कि ऑफिशियल आंसर की में आपका गलत जवाब माना गया है और आपके पास इसका प्रूफ है। देखिए, प्रूफ राजस्थान बोर्ड की कोई भी बुक हो सकती है, इसके अलावा कोई भी एक प्रमाणित ऑथेंटिक कोई भी प्रमाण आपके पास हो सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट का, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एक डाला था गेजेट नोटिफिकेशन था, उसके अंदर जो जैव अपशिष्ट पदार्थों के अधिनियम से रिलेटेड 2016 में जो अधिनियम आया था उसमें क्लियरली चीज़ें दे रखी हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो बोर्ड की बुकों में आपको अधूरी मिलती है, तो आप इसके अलावा भी और जैसे बीएड बीएसटीसी की बुक है उनका सहारा ले सकते हैं। और ख़ास करके टीचिंग मेथड में आपको ये बोर्ड की बुकों में कुछ भी नहीं मिलेगा। इनका पूरा आधार आपको बीएड बीएसटीसी के अंदर जो आपकी टीचिंग मेथड से रिलेटेड जो बुक चलती है उनमें आपको क्लियरली इनके बारे में पता चलेगा। तो इसके अलावा चलिए बात करते हैं आज साइंस मैथ्स के अंदर जो भी प्रश्न हैं, और इसके अलावा कुछ प्रश्न और भी अलग से भी लेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइंस मैथ्स में जो भी प्रश्न आए हैं, खास करके टीचिंग मेथड में। बाकी तो इनमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, 1-2 प्रश्न है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जैसे वो एक प्रश्न पूछा था प्रबलता और उसके बारे में, वो जो तीव्रता वाला प्रश्न आया था उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या है। बिल्कुल इजी सा जवाब है इसका। देखिए, इसमें कोई विवाद नहीं है। अभिव्यक्ति का अभाव। हमें पता है ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आते हैं उनमें एक सटीक आंसर होता है, उसमें हम अपने आप को पूरे रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाते, एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता हमें, तो अभिव्यक्ति का अभाव होता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों में। दूसरा जो काफ़ी ज़्यादा विवादित चल रहा है, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। दोस्तों देखिए, इसका अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखें तो मैंने इसका जवाब आपको बताया था वस्तुनिष्ठता। हाँ, हो सकता है मेरे विचार आपके विचार सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, और कुछ बच्चे कह भी रहे थे ये गेरिट की परिभाषा है। हालांकि मैंने इसकी रिसर्च करने की कोशिश की, अभी तक ऐसा कुछ जवाब नहीं मिला। हो सकता है इसका जवाब वैधता भी हो जाए, लेकिन मैंने इसका जवाब आपको एक्सप्लेन करने समय आपको बताया था कि एक्यूरेट यानी एक्यूरेसी यानी शुद्धता का मतलब यहाँ पे है कि कोई एक ही जवाब उस चीज़ का हो जो कि एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में होता है। हाँ, अगर इसकी गेरिट की अगर कोई परिभाषा है तो हो सकता है इसका आंसर वैधता भी हो। तो मेरी सोच मैंने आपको बताई है, हो सकता है इसका मुझे कोई प्रूफ नहीं मिला, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये बीएड बीएसटीसी की बुक अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। जल्दी कोशिश करूँगा मैं इसका, अगर एक सटीक जो गेरिट की परिभाषा सच में है तो इसका बिल्कुल आंसर वैधता हो सकता है। ये थोड़ा सा विवादित है क्योंकि इसका प्रूफ मुझे नहीं मिला अभी तक। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य है। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्रिल करवाए जाते हैं उसका मेन मकसद होता है किसी एक कौशल में उसको निपुण करना। जैसे आप किसी चीज़ में, जैसे थर्मोडायनामिक्स का भी अभ्यास का नियम है, उसमें हमें पता है एक ही चीज़ को बार बार करने से उस चीज़ में हम निपुण होते हैं। तो अपने आप को परिपूर्ण करने के लिए, गणना संबंधित कौशलों को बढ़ाने के लिए इस चीज़ का उपयोग किया जाता है। इसका मुझे नहीं लगता कि आंसर माना जाएगा कि ज्ञान की नई परिस्थितियों में लागू करना। ये देखिए, ड्रिल से संबंधित नहीं है, ज्ञानोपयोग के अलग चीज़ है कि अपने आप को नई परिस्थितियों में ज्ञानोपयोग का अलग मैटर है। यहाँ पर अभ्यास कार्य को बार बार करने से उसमें गणना में कौशलों में, गणना संबंधित कौशलों को बढ़ाना इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आगमन विधि उपयुक्त है। देखिए, आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं और बहुत सारे उदाहरणों से एक नियम बनाया जाता है, तो ये सूत्र स्थापना करने में हमें मदद करती है। नेक्स्ट है, गणित की पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए, इस जो गणित की पाठ्य पुस्तक होती है उसकी सभी जितने भी गुण दे रखे हैं, उसकी सब्जेक्ट मैटर है, उसमें जो भी लिखा हुआ है, उसकी जो लैंग्वेज और स्टाइल किस तरीके से इसको लिखा हुआ है, और पुस्तक की आकृति भी इस पर डिपेंड करती है, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ, इसमें जो नेक्स्ट टीचिंग मेथड से संबंधित प्रश्न है वो है, आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है। देखिए, आगमन विधि का शिक्षण सूत्र इसमें से सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं होगा, क्योंकि सामान्य क्या होते हैं, नियम, और विशिष्ट होते हैं उदाहरण। तो
तो उदाहरण से नियम की ओर तो होता है आगमन विधि में, लेकिन हमने सामान्य होते हैं नियम, तो नियम से उदाहरण तो ये निगमन विधि का है। सूक्ष्म से स्थूल भी नहीं होगा, ये सारे निगमन के हैं। आगमन का एक ही दे रखा है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। उदाहरण हमें ज्ञात होते हैं और नियम अज्ञात होते हैं तो उसकी ओर चलते हैं, तो ज्ञात से अज्ञात डी इसका आंसर होगा। इसके अलावा देखिए जो प्रश्न कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो कोशिकांग वाला एक बीच में बता देता हूँ, कौन से कोशिकांग में सरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं। देखिए मैंने आपको ऑथेंटिक प्रूफ के साथ इसको क्लियर किया था कि 11th क्लास की बुक है, उसमें 75 नंबर पेज पर आपको आसानी से मिल जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे थे 6 से लेकर 12 तक ये कहीं पर भी नहीं दिया हुआ, तो 11th क्लास की बुक में कोशिका का चैप्टर काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है और वहाँ पर इसका आंसर सीधा मिल जाएगा। इसका आंसर गोल्जी का ही होगा। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। निम्न में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है। देखिए विज्ञान के ये प्रश्न पहले भी आया हुआ प्रश्न है और इसका आंसर भी सीधा सीधा माना हुआ है वैज्ञानिक नियम। प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, बाकी ये सारी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है, प्रयोग करना, परिकल्पना बनाना, वैज्ञानिक अभिवर्ती सोच वगैरह, ये सारे के सारे अगर बात करें तो ये एक प्रकार से इसकी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन प्रोडक्ट के रूप में देखें तो ये एक ही है, वैज्ञानिक नियम। इसके अलावा अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत क्या किया जाता है, तो निदान में हमें कमियों का पता चलता है। जो साइकोलॉजी में भी सेम यही प्रश्न आया था, कमियों का पता किससे चलता है, तो निदान से, और उसका फिर हम निदान कमियों का पता चलने के बाद उस कमियों को दूर करते हैं उपचारात्मक शिक्षण से। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है तप्त स्थल शब्द किसने दिया। देखिए बिल्कुल क्लियर है, यह आपको मिल जाएगा 10th क्लास की बुक है उसमें 227 नंबर पेज पर, और साथ ही साथ 11th क्लास की बुक है उसमें 428 नंबर पेज पर, ये सीधा मिल जाएगा। नॉर्मन मेयर ने यह शब्द दिया था। और साथ ही साथ कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि रीट लेवल फर्स्ट के अंदर सेम प्रश्न आया था, जैव विविधता शब्द किसने दिया, और उसमें विल्सन नाम दे रहा है अधिकतर लोग की, जो 4 ऑप्शन में नहीं है। देखिए दोस्तों वो जो वाल्टर जी रोजेन नाम दे रखा है, 11th क्लास की बुक है, 423 नंबर पेज है, इस पर क्लियर दे रखा है जैव विविधता शब्द किसने दिया। तो जो कह रहे हैं 6ठी से लेकर 10th 12th तक इसमें कोई भी ऐसा नाम नहीं है, विल्सन इसका आंसर होगा। 4 ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं है। इसका उत्तर जो लेवल फर्स्ट के अंदर जैव विविधता वाला है, इसका उत्तर वाल्टर जी रोजेन होगा, और तप्त स्थल नाम दिया था नॉर्मन मेयर ने। नेक्स्ट, हाँ ये प्रश्न देखिए, जो प्रश्न मैंने आपको इसका प्रूफ भी दिया था लास्ट वीडियो, एक छोटी सी वीडियो इस पर स्पेशल बनाई थी, क्योंकि अधिकतर बच्चों का कमेंट आया कि जो जैव चिकित्सा के अपशिष्ट है उसके निस्तारण से संबंधित कौन सी विधि सबसे अच्छी होगी। देखिए मैंने दोस्तों आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था, ये मेरे पर्सनल व्यू है और मैं एक ऑथेंटिक प्रूफ के साथ बात करता हूँ, और मैंने प्रूफ आपको प्रोवाइड किया है इसमें। और आप थोड़ा सा देखिए, भावी शिक्षक है, अपने शब्दों का उपयोग सही से कीजिए, आपके संस्कार इसमें दिखाई देते हैं। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही, आप सभी के सामने कुछ ऑथेंटिक प्रूफ प्रोवाइड करवा सकूं। देखिए दोस्तों, मेरा इसमें बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि किसी बच्चे की भावना को ठेस पहुंचाऊं या किसी के सही होते हुए पर्सन को गलत करवाऊं। मेरा काम ऑथेंटिक प्रूफ जो आप सभी के सामने प्रोवाइड कराना है। और मैंने भारत का राजपत्र आता है, उसके अंदर क्लियरली जैव अधिनियम, जैव चिकित्सा के अपशिष्ट का जो अधिनियम है उसको क्लियर कर रखा है इसमें, कि इसमें तीनों ही आंसर बिल्कुल सही होंगे, भूमि भराव भी, भस्मीकरण भी और पुनर्चक्रण भी। क्योंकि जैव चिकित्सा के अपशिष्ट 4 प्रकार के होते हैं। आपने नहीं देखा तो उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको उसका लिंक भी दे रखा है, PDF का प्रूफ आपके सामने। और मैं एक चैनल बनाने जा रहा हूँ टेलीग्राम का, जिस डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। सभी प्रूफ जितने भी है ऑथेंटिक प्रूफ, मैं आप सभी को वहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट पर्सन जो, हाँ एक ये तत्व वाला बिल्कुल क्लियर है, एस भी जो दे रखा है किस तत्व का प्रतीक है। देखिए इससे पहले भी ये प्रश्न आया हुआ है, कुछ बच्चे कह रहे थे कि प्रतीक चिन्हों का टॉपिक नहीं है सिलेबस में, बिल्कुल ये टॉपिक है अपना, सामान्य जानकारी इसकी प्रतीक चिन्हों की है। वोल्फॉर्म यानी W टंगस्टन वाला प्रश्न पहले आया हुआ है आरटेट में, और SB वाला इस बार दिया है एंटीमनी, इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, गणित निम्न में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है। देखिए यहाँ पर हालांकि चारों के चारों, यहाँ जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, जटिलता, भाषा की जटिलता, संक्षिप्तता, एकरूपता, ये तीनों ही गणित की विशेषताएं हैं। लेकिन यहाँ पर क्लियर मेंशन किया हुआ है वैश्विक विषय बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा फैक्टर होगा। तो देखिए वैश्विक का मतलब यूनिवर्सल, सारी सार्वभौमिक, अगर ग्लोबल देखते हैं तो वहाँ पर इस विषय की खास बात यह है कि हर जगह इसकी लैंग्वेज समान रहती है। तो इसका सीधा आंसर सी होगा, भाषा की एकरूपता। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित शिक्षण में, इसमें भी थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन है, गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में से कौन सी भावनाओं पर नियंत्रण करने का कौशल विकसित होता है। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट कब हुआ बच्चों को, कि जब इसमें नाम दिया हुआ है भावना शब्द, इमोशंस नाम इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इमोशंस के अकॉर्डिंग अधिकतर बच्चों ने इसका जो जवाब बता रहे हैं उसका आत्मविश्वास क्यों नहीं होगा।
तो देखिए दोस्तों, हो सकता है एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू अगर पर्सन बनाने का केवल इमोशंस के अकॉर्डिंग है तो इसका आंसर बी माना जा सकता है, लेकिन अधिकतर चांस में इसका आंसर होगा तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति, यानी उपरोक्त सभी। कारण है कि बीएड बीएसटीसी में मैथ्स की टीचिंग रिलेटेड से जो बुक आती है, रिलेटेड जो बुक आती है, उसमें आप जब देखोगे कि मैथ्स पढ़ाने से बच्चों में कौन कौन सी भावनाओं का विकास होगा, वहाँ पर भी ऐसा इनाम आपको बिल्कुल मिल जाएगा। वहाँ पर ये सारे नाम आपको मिलेंगे, तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, स्व अनुशासन, बच्चे में जो प्रयत्नशील यानी अभ्यास करने का, ये सारे भावनाओं में दे रखे हैं। तो इसलिए इस चीज़ का आंसर मेरे अकॉर्डिंग डी होगा, और इसका प्रूफ आपको बीएड बीएसटीसी मैथ्स की जो टीचिंग मेथड संबंधित बुक उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं और खोज करने की प्रकृति को प्रोत्साहन मिलता है। तो देखिए, इसमें प्रयोगशाला आंसर नहीं होगा, इसका आंसर सीधा है विश्लेषण ही होगा। विश्लेषण विधि में क्या होता है कि हम पहले अज्ञात चीज़ों से ज्ञात चीज़ों की ओर चलते हैं और साथ साथ बच्चे खुद इस चीज़ का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, तो विश्लेषण विधि इसका सही आंसर होगा। एक ये भी विवादित प्रश्न है, गणित पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। देखिए, गणित यहाँ पर कुछ बच्चों ने सामुदायिक उद्देश्य के अकॉर्डिंग इसका आंसर व्यवहारिक किया है, लेकिन देखिए समुदाय संबंधित अपने गणित में टीचिंग मेथड में आप देखोगे एक नाम है सामुदायिक गणित नाम से एक टॉपिक देख रखा है उसमें, और इसमें ये पर्सन जो है, ये पर्सन है अपने जो मूल्यांकन के 3 मुख्य उद्देश्य हैं अपने, जो ब्लूम के अकॉर्डिंग ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, उसमें हमने पढ़ा है परिभाषित करना, ये एक ज्ञानात्मक है, संज्ञानात्मक है, इसका आंसर कॉग्निटिव होगा। व्यवहारिक क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए सामुदायिक उद्देश्य से पहले यदि यहाँ पर लिखा हुआ होता दैनिक जीवन में उपयोग करना, तो इसका जो उपयोग होता वो होता ज्ञान उपयोग। जैसे हमने पढ़ा है, जैसे ज्ञान में हम प्रश्न करते हैं परिभाषित करना, प्रत्याभिज्ञान, प्रत्यास्मरण, बोध में आती है तुलना करना, संबंध करना, उदाहरण देना, सारांश बताना, ठीक है। ठीक वैसे ही इसका आंसर है परिभाषित करना, तो ये संज्ञानात्मक का ज्ञानात्मक पक्ष है, तो इसका आंसर होगा संज्ञानात्मक। नेक्स्ट है, बालकों में गणित त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है। त्रुटियों का पता लगाना है, बच्चे में किस प्रकार की कमियां हैं, यानी त्रुटि क्यों कर रहा है, उस कारणों का पता लगाना है, तो नैदानिक परीक्षण। नेक्स्ट पर्सन देखिए, थोड़ा स्पीड से बता रहा हूं ताकि कम समय में आपको जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मिल सके। इसके अलावा देखिए, मैंने पहले भी कहा था ब्याज वाला पर्सन है, उसमें कहीं भी चक्रवर्ती या साधारण ब्याज नहीं दे रखा, तो इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और जो वार्षिक संयोजन शब्द है, वहाँ पर दर हमें पता है अर्धवार्षिक होती है, तो दर वगैरह समय में हम परिवर्तन करते हैं, तो यहाँ पर वार्षिक संयोजन का मतलब चक्रवर्ती ब्याज नहीं है, तो इसका आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसमें कहीं भी चक्रवर्ती और साधारण ब्याज नहीं दे रखा। बाकी जिनका सही है उनको हो सकता है मेरी बातें गलत लगे यहाँ पर, लेकिन देखिए मेरा काम यहाँ पर वास्तविकता आप सभी तक पहुँचाना है। मेरा कहीं भी मकसद किसी के प्रश्नों को गलत कराना या फिर किसी के सही कराने से नहीं है। आपको सामने मैं कुछ प्रूफ या फिर कुछ ऑथेंटिक बातें कह रहा हूँ, जो आप उसके आधार पर प्रूफ इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बात करते हैं। तो इसके अलावा जो पर्सन विवादित है, हाँ, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बच्चों को परेशान कर रहा है कि ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के खाली स्थान दे रखा है द्वारा निर्धारित होती है। देखिए इसमें अगर इंग्लिश का देखें तो यहाँ पर नाम दिया है लाउडनेस। लाउडनेस का मतलब होता है प्रबलता। प्रबलता वैसे अलग चीज़ होती है और तीव्रता अलग चीज़ होती है, दोनों ही ये अलग चीज़ें हैं वैसे तो। है क्या चीज़? देखिए प्रबलता क्या होती है, कानों द्वारा जो ध्वनि है उसकी जो सहनशीलता है, हम कानों की अलग अलग व्यक्तियों की सहनशीलता अलग होती है। जैसे कुछ व्यक्ति आपने सुने होंगे उसकी कानों की जो सहनशीलता है वो ज़्यादा आवाज़ सुनने पर वो हाइपर हो जाता है, उसको कुछ प्रॉब्लम होती है। तो प्रबलता कानों की संवेदनशीलता से संबंधित है, जबकि तीव्रता क्या होती है, एकांक क्षेत्रफल से जो ऊर्जा का संचरण होता है उसको हम तीव्रता से दर्शाते हैं। माइक्रोवाट अपॉन मीटर स्क्वायर इसका जो मात्रक होता है, नॉर्मल बेल और डेसिबल वगैरह का उपयोग करते हैं। प्रबलता अलग चीज़ होती है। ध्वनि के 3 गुण होते हैं, प्रबलता, ठीक है, प्रबलता के अलावा तारत्व, ठीक है, और एक गुणवत्ता। इनके आधार पर प्रबलता और तीव्रता, हालांकि दोनों ही चीज़ें आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। दोनों ही चीज़ें आयाम बढ़ने पर, आयाम को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रबलता 4 गुना बढ़ जाएगी। 2 का स्क्वायर यहाँ पर आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें, चाहे तीव्रता हो या इंग्लिश का वर्ड जो प्रबलता हो, दोनों के ही अकॉर्डिंग इसका आंसर आयाम ही होगा, क्योंकि दोनों ही आवर्ती पर निर्भर नहीं करती। आवर्ती पे तारत्व निर्भर करता है आवर्ती पे। तारत्व का मतलब होता है आवाज़ का जो तीखापन होता है। जैसे हम बात करें लड़कियों की आवाज़ तीखी होती है लड़कों की तुलना में, तो उसका तारत्व अधिक होता है।
जबकि प्रबलता की बात करें तो वो होती है लाउडनेस, कि कोई आवाज़ तेज़ है या कम है, वो होती है उसकी प्रबलता। तो ये दोनों ही चीज़ें निर्भर करती हैं आयाम पे, ना कि आवर्त या तरत्व या आवर्तकाल पे। तो इसका आंसर आयाम ही होगा। और इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं संस्कृत और एसएसटी में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा। हाँ, एसएसटी में एक प्रश्न मैंने आपको प्रूफ के साथ ज़रूर बताया था, वो चूहे प्राथमिक उपभोक्ता है या द्वितीयक। कुछ लोगों ने द्वितीयक का प्रूफ दिया था तो मैंने आपको प्राथमिक का प्रूफ दे दिया है। और जो भी प्रूफ आपको चाहिए, मैं टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, उस ग्रुप के अंदर आपको उन सभी से संबंधित जो भी ऑथेंटिक प्रूफ है वो आपको मिल जाएंगे। वीडियो में या मेरी जो भी मेहनत आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और ऐसी ही ऑथेंटिक प्रूफ या अच्छी जानकारी पाने के लिए इस इजी साइंस नामक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।